8 वर्ष में मोदी सरकार ने क्या किया, क्या नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए और आगे क्या योजना है, और सभी महापुरुषों के सपनों का हिंदुस्तान कैसे बनेगा, इसको लेकर आज हम सभी मंत्रियों के साथ संवाद करें। उसी कड़ी में नितिन जी के पास अब तक जो मंत्रालय थे और अभी जो मंत्रालय है, उन सभी मंत्रालयों से संबंधित आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। और आप सभी को भी जब प्रश्न के लिए कहा जाएगा तो इन्हीं मंत्रालयों से संबंधित प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नितिन जी, पहले मैं आपको 2 मिनट में आपकी भूमिका रखने के लिए समय देता हूं, उसके बाद हम संवाद करेंगे। हमारे देश को 1947 में स्वतंत्रता मिली और उसके बाद में देश का इतिहास आप सबको पता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, क्योंकि जनता पार्टी के सरकार के प्रयोग में सभी लोग साथ में थे। और उसके बाद में अटल जी ने जो नींव रखी थी, उसी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमें 2/3 मेजोरिटी मिली। और ये जो 8 साल में हमारी जो विचारधारा थी, हमारी जो विकास की संकल्पना थी, उसके आधार पर हमने, हमारे पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तो हमने 3 बातें कार्यालय के सामने लिखी थी, वो आज भी लिखी हुई है। एक है राष्ट्रवाद, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश की सर्वांगीण उन्नति और विकास हो, इसलिए राष्ट्रवाद हमारा आत्मा था। दूसरा था गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। जब हम सत्ता में रहेंगे तो देश का विकास करेंगे, देश को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। और तीसरा जो था वो था अंत्योदय। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था कि समाज में जो सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसको हम दरिद्र नारायण कहते हैं, उसको परमेश्वर मान के उसकी हम निरंतर सेवा करेंगे और उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा रोटी, कपड़ा और मकान, ये बुनियादी बातें उसकी सुलझाएंगे और उसके लिए प्रायोरिटी देंगे। तो ये 3 बातों पर भारतीय जनता पार्टी की विचार जो थी, उसके ऊपर उद्देश्य रखकर काम कर रहे थे। और जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो तीनों बातों के अनुभव आपने देखा है। राष्ट्रवाद के आधार पर 370 कलम की बात हो, बाकी भी बहुत से विषय हैं, मैं उसमें रिपीटेशन नहीं करूंगा। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में मैं इतना ही कहूंगा कि स्वाधीनता के बाद 2014 तक जितना काम नहीं हुआ, उतना 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम करके दिखाया। आप किसी भी सेक्टर में जाइए और वो काम आज आप लोग आपके आंखों से देख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी स्कीम्स जो है, आयुष्य से हो, चाहे रेशन, धान्य, अनाज गरीबों तक पहुंचाने की बात हो, हमने हर समय समाज के आखिरी व्यक्ति को सोचकर नीतियां बनाई और गांव, गरीब, मजदूर और किसान को हम कैसे उसकी परिस्थिति से उसको बदले, ये कोशिश की। तो यही 8 साल की उपलब्धि है। और जहां तक रोड की बात है, मैं कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। रोड के पहले गंगा से हम शुरू करेंगे। हाँ। क्योंकि मुझे याद है कि जब कुंभ मेले में मैं गया था तो देश विदेश से आने वाले हिंदू साधु संत और इस बार तो रिकॉर्ड लोग आए थे। उन सभी लोगों ने गंगा के स्नान के बाद भगवान को स्मरण करने के बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति को स्मरण किया था तो नितिन गडकरी थे, ऐसी साफ गंगा थी। और लोग पानी पी रहे थे, जहां पर डुबकी लगाने के लिए कभी लोगों को लगता था कि शायद कोई बीमारी, ना वायरस, ना मुंह में चला जाए। तो वो गंगा, नमामि गंगा, जिसको आपने इतनी गति दी, क्या हुआ, आज कहाँ है और कल कहाँ रहेगी? देखिए, हमारे सरकार की फ्लैगशिप योजना नमामि गंगा थी और इस योजना में, इसको सुनने के पहले इसकी समस्या को सुनना आवश्यक है। गंगा में 40 नाले और नदियां, काली नदी, यमुना से लेकर ये 40 नदी और नाले मिलते हैं। तो गंगा को शुद्ध करने के लिए हमने गंगा का, जहां से शुरुआत होती है उत्तराखंड से,
वहां से लेकर जहां जहां ड्रेनेज का पानी, गंदा पानी छोड़ा जाता है, उसको रिसाइकलिंग करके उसको रोकने के लिए पूरे कार्य की योजना बनाई। वहां तक ये करीब 26,000 करोड़ की योजना बनाई और उसमें गंगा में तो काम किया ही, पर हमने यमुना में भी काम किया। दिल्ली की सरकार को मेरे कार्यकाल में मैंने 6,000 करोड़ रुपए दिए और यमुना भी शुद्ध बने, काली नदी भी शुद्ध बने। और वो मुझे थोड़ा जागरूक कम मालूम है यहाँ की, वो कानपुर में तो ऐसा था कि वो फापा माऊ क्या कुछ तो भी नाम था, नाला था एक, हाँ 4 नाले थे। हाँ उसका तुम पानी देखोगे तो भी तुम्हारे इसमें ऐसा पूरा खून चमड़े भी का बहता गंदा था पानी उसमें। जाता था। तो हमने ये सब को सुधारने का निर्णय किया और उसके कारण काफी काम हुआ है। इसमें गंगा में जो गंदा पानी जा रहा था, जहां से आ रहा था, उसको रोकने का काम हुआ और इसमें से करीब काफी प्रोजेक्ट पूरे हुए और कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पर ये इसका परिणाम ऐसा था कि जब आपने कुंभ की बात की तो मैंने भी स्नान किया पानी में। हाँ। तो पहली बार लोग पानी पी रहे थे, तो एकदम 100% शुद्ध हुआ ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पर जो कुछ काम हुआ था उसका परिणाम वहाँ दिखा है। तो हमारी गंगा हमारी इतिहास है, संस्कृति और विरासत है और हमारी नदियों को अच्छा बनाना, ये पहली बार हमारे सरकार ने इस नीति को अपनाया। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है। तो मेरी एक संकल्पना थी, एक मथुरा का 80 MLD स्लज यानी गंदा पानी, उसको मैंने हाइब्रिड एन्युटी में एक प्रोजेक्ट किया है। आपके तरफ से आप एक बार वहां जाकर इस प्रोजेक्ट का पूरा शूटिंग करके उसकी स्टोरी बनाइए। बिल्कुल। वो ऐसा था कि इंडियन ऑयल को जो पानी लगता था वो रिफाइनरी को मथुरा में, तो मैंने उनको कहा कि मैं मथुरा का 80 MLD स्लज शुद्ध करके ये पानी आपको देता हूं। और हाइब्रिड एन्युटी का मतलब ऐसा था कि 40% सरकार ने दिए, 60% इन्वेस्टर ने लाए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी थी और ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। और जो पानी इरिगेशन डिपार्टमेंट से अच्छा पानी रिफाइनरी ले रही थी, वो पानी अब वो 80 MLD स्लज से शुद्ध पानी निकालकर मथुरा की रिफाइनरी को मिलता है और वो 20 करोड़ साल के उसमें देती है। मेरा एक कल्पना थी, 2 कल्पना थी कि गंदे पानी से बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकालना, मीथेन से CO2 निकालकर उससे बायो CNG और बायो LNG निकालकर ट्रक बसेस उसके ऊपर चलाना। और दूसरी बात, उस समय कंसेप्शनल लेवल पर थी, पर आज वो पूरी होने की स्थिति में आया कि जितने जगह गंगा के यहाँ ये जो सीवेज प्लांट डाले हुए पानी शुद्धिकरण के, पानीपत, सोनीपत से लेकर उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून तक, बिहार में पटना, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट डाले हुए। मैं पटना गया था। तो ये पूरा गंदा पानी जो है इसको सोलर रूफटॉप बनाए, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में 70% कॉस्ट पावर की है। तो गंगा में वैल्यू एडिशन करने के लिए ये पानी को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन इससे बनाए। तो इलेक्ट्रोलाइजर 1.25 करोड़ का है, उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और ग्रीन हाइड्रोजन को 500 बार तक कंप्रेस करना पड़ता है। वो जो जनरेटर है वो इथेनॉल पर चलेगा जो किसान तैयार करता है। 60 रुपए लीटर का इथेनॉल है और डीजल 110 रुपए का है। और उसको कंप्रेस करके $1 का अगर ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा तो आने वाले समय में हमारे हवाई जहाज, हमारी रेलवे, हमारी केमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ट्रक, बसेस सब ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे। और किसान ये केवल अन्नदाता नहीं रहेगा तो ऊर्जादाता रहेगा। और ये शुरुआत गंगा से हो, ये मैं नीतियाँ तैयार की थी, पर वो बाद में अभी मेरे पास विभाग नहीं है, उसकी आगे की जानकारी मुझे नहीं है। पर इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो गंगा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि अरुण जेटली अर्थमंत्री थे, तो मैं उनके पास गया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये जलमार्ग वगैरह नितिन जी बहुत कठिन है, ये नहीं हो पाएगा। मैंने बोला आप 300-400 करोड़ दो, तो बोला ये होगा नहीं। पर मैंने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से वाराणसी टू हल्दिया 3 मीटर का ड्राफ्ट बनाकर 4 मल्टी मॉडल हब बनाए। इसमें एक है वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और गाजीपुर। और आपको एक बात बताता हूँ, ये उत्तर प्रदेश बिहार की तस्वीर बदलने वाली बात है, पर दुर्भाग्यवश इसको और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम पानी से जाते हैं, अगर रोड से जाते तो 10 रुपए खर्चा है, रेलवे से जाते तो 6 रुपए है और पानी से जाते तो 1 रुपया है। तो आज देश में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है।
तो गंगा का जलमार्ग मैंने पूरा बनाया। ये जो वाराणसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से हुआ मैथप था, फिर साहिबगंज का भी हुआ, अब गाजीपुर का भी पूरा हो रहा है और 40 रिवर पोर्ट बन रहे हैं। और बाद में ये बंगाल के खाड़ी मैंने हल्दिया जाता है। अब हल्दिया से मैंने अभी परमिशन लेकर, मैं उसके पीछे पड़ा था, तो हल्दिया से बांग्लादेश में जाने वाले 3 रिवर को रिवर पोर्ट से हल्दिया को जोड़ने का मार्ग किया, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में करोड़ों का व्यापार होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और वो बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्र का ड्रेजिंग हमने पूरा किया 3 मीटर का। और ब्रह्मपुत्र करते समय मुझे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यहाँ आई थी और उन्होंने सुषमा जी को कहा कि आप नितिन जी को रिक्वेस्ट करिए कि वो बांग्लादेश में भी आके ड्रेजिंग कर दे मुंगली पोर्ट तक। तो मैं बांग्लादेश में भी घुस गया और 250 किलोमीटर ड्रेजिंग करके मुंगली पोर्ट तक मैंने जलमार्ग बनाया। अब ये कल्पना आगे की ये जो थी कि ये इलाहाबाद प्रयागराज से वाराणसी, तो केशव मौर्य मेरे पीछे पड़े थे, वो योजना में नहीं था, तो मैंने वो भी 1.5 मीटर का ड्राफ्ट प्रयागराज से वाराणसी तक कर दिया है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे मेरी कल्पना ये थी कि पानीपत सोनीपत से यमुना का ड्रेजिंग शुरू करके जलमार्ग बनाए। हाँ। और यमुना से दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज। ये अगर हो जाएगा तो सोनीपत पानीपत से माल नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक पंजाब हरियाणा के इंडस्ट्री का माल जाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत विकास होगा। तो एक मेरी और कल्पना थी, मैंने MPBS सी प्लेन लाए। हाँ। उसके कानून बनाए उस समय, और मेरी कल्पना यह थी कि यमुना से प्लेन उड़ेगा और 15 मिनट में आगरा के पीछे ताजमहल के पीछे उतरेगा, 1 घंटे में ताजमहल देखेगा, फिर पीछे आएगा और फिर ताजमहल से उड़कर 15 मिनट में यमुना आएगा और वहां से 30 मिनट में एयरपोर्ट जाएगा। तो ये काम अभी प्लानिंग में है, पर अब आगे जो मंत्री है वो इसमें से आगे क्या क्या किया है उन्होंने, मुझे पता नहीं है, उनको बुलाइए, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल। उस प्लेन के बारे में मैं नितिन जी को, क्योंकि मैं एविएशन का आदमी हूं, तो मैंने बहुत फॉलोअप किया था और उसके लिए हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद से लेकर जो कानून कभी बदले ही नहीं, उन कानूनों को भी बदला गया था। और विशेष बात है कि उस कानून को बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में अहमदाबाद से उड़कर डैम तक गए थे। तो इतना जिस पे ताकत लगा, मुझे लगता है कि वो अभी उतना गति नहीं पकड़ पाया है। नहीं तो हिंदुस्तान में जितने अभी आपके पहले एविएशन मिनिस्टर आए थे वो बता रहे थे कि हम 100 एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे बनाने के लिए जितना बड़ा खर्चा आता है, नदी और बड़े बड़े डैम में अगर छोटे छोटे एयरक्राफ्ट उतारे जाए, बल्कि 40 सीट तक के भी उतरते हैं विदेश में, तो बहुत बड़ा। ये अग्रवाल साहब बैठे हैं। हाँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी मैंने, आप स्पाइस जेट वाले अपने अजय जी को बुलाइए, वो 100 प्लेन लेने वाले थे, उनके पीछे मैं पड़ा था। 18 करोड़ का 18 सीटर MPBS सी प्लेन है। और मेरी कल्पना है कि एयरपोर्ट बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। अभी आपको पता होगा मैंने 30 एयर स्ट्रिप ऐसी बनाई है रोड पर कि जहां सबसे बड़ा हवाई जहाज उतरा है, मैं खुद राजनाथ सिंह जी के साथ उतरा हूँ राजस्थान। तो ऐसे 30 एयर स्ट्रिप हमने ऐसे जगह बनाई जहाँ एयरपोर्ट नहीं है। तो मेरा पहला प्रयास है उसमें क्या किया, जैसे रेलवे का फाटक होता है ना, तो जब हवाई जहाज उतरेगा तो रोड बंद होगा, और जब हवाई जहाज उतर के एयरपोर्ट चला जाएगा तो फिर रोड चालू हो जाएगा। तो मैंने ये सिस्टम पे 30 एयरपोर्ट बनाने का प्लान बनाया और अब एयर स्ट्रिप मैंने बनाई है। अब एयरपोर्ट एविएशन मंत्री जी को बोलो कि एक 10-10 करोड़ के छोटे एयरपोर्ट टर्मिनल हो जाए, बस टर्मिनल कि प्लेन चला जाए। तो ये जो दूर दूर, मैं पाकिस्तान की सीमा पर मैंने राजस्थान में ये बनाया, तो वहाँ उस दिन एयरफोर्स के भी प्रमुख थे, रावत साहब थे, राजनाथ जी ने, मैं था और आप भी थे। हाँ, तो मेरा सुझाव ये है कि ये ऐसे 30 एयरपोर्ट चालू हो सकते हैं। एक दूसरा जो MPBS सी प्लेन है वो 18 करोड़ का है। वो क्या होगा, जयपुर में इधर उधर इतने, क्या बोलते हैं आप उसको, जो तालाब को जो बोलते हैं, लेक को, अजमेर का नहीं, राजस्थान में उसको, हाँ, झील। हाँ, झील। हाँ, तो ये कहीं भी उतर सकता है, कहीं भी उतर सकता है, तो ये रात को भी उतर सकता है। तो मुझे लगता है ये MPBS सी प्लेन है, क्या है वो प्लेन को फ्लोट लगाया केवल। देखो, आप अगर मालदीव में जाएंगे तो ऐसे 25 प्लेन है। आप अगर जाएंगे वैनकोर
तो वहां पानी में कनाडा में पूरे हवाई जहाज है, तो ये कोई नया नहीं। प्रधानमंत्री जी जब मैंने ट्रायल ली समुद्र में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे भी जाना है, तो मैंने कहा वो सिंगल इंजन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कानून में बात कब करने लगे हो क्योंकि मैं बहुत बार कानून के बारे में बोलता हूँ कि इसको बदलो तोड़ो, अगर यह समाज के लिए हित का है तो। तो फिर नृपेंद्र मिश्रा जी ने मुझे कहा कि आप समझाइए, ये मैनुअल में लिखा है कि डबल इंजन के सिवा प्रधानमंत्री जा नहीं सकते। तो मैंने बोला जाने दो, कुछ नहीं है, सेफ है। और प्रधानमंत्री जी आग्रही थे, गए और वो पानी पे उतरा। तो पहले ये जब कानून बनाना था इसका, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में बहुत समय लग रहा था। तो मैंने उनको बताया, देखो ये जैसा एम्फीबियस सी प्लेन है, वैसे आप जिसको सी प्लेन कहते हैं, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ। हाँ। तो बोट आता है मेरे अंदर, हाँ। और फ्लाइंग आता है आपके अंदर। तुम जल्दी नहीं बनाओगे तो मैं फ्लाइंग बोट का कानून बनाकर अपना बना के काम चालू कर दूंगा। नहीं, यही आपकी विशेषता है। उस पर एक अंतिम प्रश्न लेते हैं कि क्योंकि आज एविएशन में, भले ये अभी आपके पास ना हो लेकिन आप वरिष्ठ मंत्री हैं, इस सेक्टर में अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जब मैंने पोस्ट किया तो लोगों ने कई प्रश्न इसके लिए भेजे थे, जिसमें पर हेड पैसेंजर का खर्चा कम कैसे हो सकता है, इस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट पे छोड़ दो। जैसे ये ट्रांसपोर्टर है, तो इनको पूछा कि दिल्ली से मुंबई माल पहुंचाना है, बोलेंगे मेरा कोटेशन ये है। अब मैं अन्यथा मत लीजिए, बहुत अच्छे काम करते हैं। अब 100 अग्रवाल तैयार हो जाएंगे तो इनका रेट वैसे ही कम हो जाता है। तो तुम एक काम करो कि मार्केट में कपड़े फाड़ने वालों की संख्या बढ़ा दो। अब जैसे एविएशन में हुआ, मैं कह रहा था नागपुर से मुंबई का टिकट 12,000 था, अब 3,300 है। तुम कुछ मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि एयरपोर्ट के बाहर काले पीले कपड़े पहने हुए लड़के लड़कियां खड़े रहेंगे। दिल्ली मुंबई 3,000, 2,500, 2,000, कौन चल रहा है? वो जो ललपन प्राइवेट बस सर्विस होती ना, प्राइवेट बस सर्विस होती थी ना, वैसे तुम सब एयरलाइंस को फाइनेंस करो, मदद करो, एयरपोर्ट बनाओ, पैसेंजर बनाओ और सबको लाइसेंस दे दो और कंपटीशन होने दो, फिर देखो मजा। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, वही रेट उतार देते पूरे। ऊपर से वो बायोफ्यूल पे भी उड़ेंगे। हाँ, अभी ये जो एयरपोर्ट में ब्राजील में, ब्राजील के मंत्री मेरे पास आए थे, मैं तो इस पर अल्टरनेटिव फ्यूल पे काम करता हूँ। तो ये जो एमरोल करके कंपनी है, एमरिल, ये जो बोइंग उनका है, साहब को पता होगा, उन्होंने इथेनॉल को तैयार करके एविएशन फ्यूल तैयार किया है और वो 30% सस्ता है। तो अब आपको मालूम है, 2 साल पहले 26 जनवरी के दिन हमारे पूरे कार्यक्रम के समय जितने एयरक्राफ्ट उड़े थे एयरफोर्स के, वो बायोफ्यूल पर थे। और देहरादून के पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने ये बनाया, मतलब फाइटर प्लेन। हाँ, और बाद में स्पाइस जेट का एक विमान, मैं पीछे पड़ के देहरादून से आधा बायोफ्यूल भर के दिल्ली से देहरादून से दिल्ली आया, जिसका स्वागत मैंने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय किया था, पेट्रोलियम मंत्री जी। तो ये संभव है, ये होना चाहिए। इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी और कॉस्ट कम होगी, एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम होगी तो फायदा होगा सबको। अभी आप हम अल्टरनेटिव फ्यूल पर आ ही गए हैं, तो अभी आपने एक हाइड्रोजन वाली गाड़ी पार्लियामेंट में लेके आए थे, तो अभी वो प्रत्यक्ष उपयोग में आ रही है, क्या होगा, उसका भविष्य क्या है? देखिए, ये गाड़ी की कहानी ऐसी है, हाँ, कि मैं ये इथेनॉल की बात करता था, ये सब करता था। मेरा प्रॉब्लम था, मेरा अपना देश का ये प्रॉब्लम है कि आउट ऑफ बॉक्स जब कोई बात करता है तो जनरली उस पर विश्वास नहीं होता। अब मेरा वो प्रॉब्लम, मेरे पर लोग विश्वास है, क्योंकि जो कहता हूँ अब इतने होने लगा। तो एक बार मेरे पत्नी ने मुझे कहा कि तुम कैसी बात करते हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी। तो बोले आप ऐसी बात करो कि जिस पे लोगों का विश्वास बैठे। तो मेरे को पहली बार ध्यान में आया कि मेरी बातों पर मेरे पत्नी का भी विश्वास नहीं है। तो फिर मैंने विक्रम किर्लोस्कर को फोन किया और कहा मेरे को ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी दो। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, वो नहीं कहा, बोलेगा। मैंने लाई वो गाड़ी, मेरे घर पर है, और वो मैंने चलाई। अब वो गाड़ी चलती है, वो मर्सिडीज से भी अच्छी है। तुम भी एक बार आओ, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है उसमें जो हाइड्रोजन भरना है। तो फरीदाबाद में जो इंडियन ऑयल की लेबोरेटरी है, वहाँ वो तैयार होता है। उनके 2-3 मशीन आने के हैं, यूएसए से ऑर्डर किए, वो भी शायद 2-4 दिन में आएंगे। तो उसमें फ्यूल पहले कम था, तो मैंने बहुत पहले घुमाया,
तो अभी थोड़ा रखा है। अब 2-4-8 दिन के बाद फ्यूल आएगा, फिर मैं आपको चाह वहाँ घुमाने के लिए दे दूंगा। ठीक है। और मैंने तय किया कि हर टीवी वालों को रोज बिठा के घुमाऊंगा क्योंकि प्रचार करूंगा। और उसमें जो मैंने कहा कि हमारा किसान अन्नदाता है, मेरा सपना है कि हमारा किसान ऊर्जादाता बने। अभी इथेनॉल जो है, पहले मोलाइसेस से, शुगर केन जूस से, बीहेवी मोलाइसेस से इथेनॉल बनता था। अब हमारे पास राइस सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, एमएसपी से भी 400 रुपए कम प्राइजेस हुई। तो हमारा किसान अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनेगा। अब इथेनॉल पर मैं आपसे सहयोग मांगूंगा कि अगले महीने से फ्लेक्स इंजन आ रहा है। हाँ। ये जो सुजुकी, टोयोटो, हुंडई, ये सब गाड़ियां आ रही है, ब्राजील, कनाडा और यूएसए में है। उसका मतलब ये है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। अब 100% इथेनॉल में मैंने एक अच्छा काम किया, इस पर भी आप स्टोरी बनाइए। वो ऐसा हुआ कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल। तो ये स्वाभाविक रूप से एवरेज कम पड़ता था। तो पेट्रोलियम वाले, ये ऑटोमोबाइल बोलते थे ये देखो ये नुकसान है। तो मैंने रशिया में देखा कि कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद का एक विदर्भ के संगठन मंत्री है हेमंत जाम्बेकर करके, वो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाइस प्रिंसिपल थे, रिटायर्ड हो गए। तो मैंने उनको कहा तुम फुकट में अब रिटायर्ड हो गए तो मेरे साथ तुम रिसर्च में काम करो, मुझे टाइम नहीं। मैंने उनको रशिया भेजा और बाद में उनको यहाँ बुलाया, प्रेजेंटेशन हुआ। तो मैंने इथेनॉल के एक्सपर्ट को कहा तो उन्होंने कहा नथिंग टू, इम्पॉसिबल है, ये होगा ही नहीं। तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और फरीदाबाद लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर है राम कुमार, दोनों को मैंने घर बुलाया और पुरी साहब को बुलाया। मैंने कहा ये ऐसा ऐसा रिसर्च है, आप ट्रायल करिए। तो राम कुमार बहुत अच्छे अधिकारी है, उन्होंने कहा सर करेंगे पर मुश्किल लगता है। मैंने बोला देखो गाजर की पूंगी है, बजाओ, नहीं बजाए तो खा लो तो नुकसान क्या है, बोले ट्राई करेंगे। फिर वो रशियन साइंटिस्ट को बुलाकर 3 महीने प्रयोग हुए। अब उन्होंने रिपोर्ट दिया है, मुझे भी दिया और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दिया, मंत्री को, कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर हुई। इसका मतलब जितना पेट्रोल का एवरेज मिलेगा उतना इथेनॉल होगा। अब मैंने जो लाया है, जो आप सब लोग उसको कोऑपरेट करो, कि अब फ्लेक्स इंजन आएगा। जैसे कैम्ब्री नाम की एक गाड़ी थी टोयोटो की, वो 100% पेट्रोल पे चलती थी और उसमें 40% बिजली तैयार करती थी। तो 40% बिजली तैयार होती थी, 60% पेट्रोल पे। अभी वो गाड़ी ऐसी आ रही है टोयोटो की कि जो 100% बायो इथेनॉल होगा, पेट्रोल नहीं। अच्छा। इथेनॉल का भाव 60 रुपए और पेट्रोल का 120 रुपए, आधे पैसे में। और उसका पोल्यूशन नहीं के बराबर, ग्रीन फ्यूल, और उसका एवरेज उतना ही पेट्रोल इतना, और वो 40% बिजली तैयार करेगी और 60% इथेनॉल पर चलेगी। अच्छा। बजाज, टीवीएस और हीरो तीनों ने ऐसी बाइक तैयार कर ली है, ऑटो रिक्शा तैयार हुई है, अब कार आ रही है, अब पेट्रोल के पंप नहीं इथेनॉल के पंप होंगे। और मेरा एक सपना है कि 5 साल के अंदर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर में पेट्रोल बंद होगा और इस देश के किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल पर हमारी गाड़ियां चलेगी, देश का प्रदूषण कम होगा, गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा, किसानों की भी प्रगति होगी, गांवों का विकास होगा, रोजगार मिलेगा और देश में वेल्थ बढ़ेगी। और 10 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होकर भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि गडकरी जी खाड़ी देशों के शेखों के हाथ में जल्दी कटोरा देने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिक की गाड़ी आ गई। मैं, आप पत्रकार मुझे पूछते थे अगर रास्ते में बंद पड़ी तो कैसा होगा, फिर चार्जर कहाँ है, चार्जिंग स्टेशन कहाँ है। अब वो तो काम ही है आपका सवाल पूछने का, अब कोई पूछता है? अब टाटा की इलेक्ट्रिक की गाड़ी 8 महीने वेटिंग लिस्ट है, मेरे घर पे लोग आते जरा एक चिट्ठी दे दो हमको, पहले मिलेगी। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, अब सब आ गई। अब इतना ही तो बंगलोर में एक स्टार्टअप ने पेट्रोल की स्कूटर को और इसको इलेक्ट्रिक पे किट डाल के बना दिया। अब लिथियम आयन बैटरी पहले बाहर बनती थी, अब एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन ये आ गया। अब तो फरीदाबाद में इंडियन ऑयल वाले एल्यूमिनियम प्लेट की टेक्नोलॉजी लाई। और मैं आपको बताता हूं, मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, ये पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कानून बनाने का अधिकार हमारे है। हमारा 6.5 लाख करोड़ का इस इंडस्ट्री का टर्नओवर है और 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। और देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। 5 साल के अंदर हम इसको 15 लाख करोड़ का बनाएंगे। एक आधा ब्रांड छोड़कर पूरे वर्ल्ड के रेप्यूटेड ब्रांड हिंदुस्तान में है। 2 करोड़ नए रोजगार निर्माण होंगे।
और सरकार को तो रेवेन्यू मिलेगा, पर ऑटोमोबाइल में ये हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और पूरे वर्ल्ड में यहाँ से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होगी और इसकी एंसिलरी डेवलप होगी और लोगों को रोजगार निर्माण होगा। आपने वर्ल्ड ब्रांड की बात की, तो एलन मस्क तो कह रहा है कि गडकरी जी को मनाओ, भारत में आने दो, उसका क्या करेंगे? आपने आने नहीं दिया तो स्वागत उसने ट्विटर खरीद लिया उधर। नहीं, हम उनका स्वागत करेंगे। पर मैंने उनको इतना ही कहा कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में मार्केट करना ये संभव है। हुआ आप इंडिया में आओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, इंडिया वर्ल्ड का बड़ा मार्केट है, टेस्ला को क्रेडिबिलिटी है और निश्चित रूप से यहाँ सेल करो, यहाँ से एक्सपोर्ट करो, हम आपकी मदद करेंगे। पर चाइना में बनाएंगे और इंडिया में बेचेंगे, ये बात को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यही बात कही, बाकी कुछ नहीं। क्या आशा क्या है टेस्ला की? आशा क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान की 2 विशेषता है। हाँ, और हिंदुस्तानी लोगों को उसके लिए मानना पड़ेगा। एक पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा ऑटोमोबाइल ग्रोथ। दोनों कामों में बहुत जोरदार तरीके से लोग भिड़े हुए हैं। तो इसलिए आपको बताता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अच्छा मार्केट चाइना के बाद इंडिया है। तो जिनको जिनको आना है उनको आना ही पड़ेगा और सब आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कंजम्पशन करने वाला देश कोई नहीं है। नहीं, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि टेस्ला से अच्छी गाड़ियां भी आने लगी हैं। आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। एक गुजराती पटेल है, हाँ, वो अमेरिका में है और टेस्ला के कंपटीशन में उन्होंने, उनका ब्रांड का नाम भूल रहा हूँ, मुझे मिले वो, उन्होंने बनाई है। और आपको अब मैं बहुत खुशी के साथ एक बात बता रहा हूँ कि पहले हमारी जो स्वदेशी कंपनियां टाटा, महिंद्रा, आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि टाटा का सेल, महिंद्रा का सेल बढ़ा है और बाहर के फॉरेन ब्रांड का सेल कम हुआ है। और हमारी इस देश की कंपनियां टेस्ला के बराबरी की कार आने वाले 2-4 साल में उससे अच्छी कार हमारे देश में कम पैसे में देंगे और वो स्वदेशी उपाय होगा, ये मेरा विश्वास है। हुआ। जब आप ये बात बोलते थे 7-8 में, मैं सुनता था, सुदर्शन जी भी ये बात बोलते थे, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ऐसा कभी होने वाला है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी मेरे 35 साल के लाइफ में, थोड़ा मैं नम्रतापूर्वक कहता हूँ क्योंकि इसमें अहंकार और एरोगेंस ना भाव आए, मैं पत्रकारों को बोलता हूँ कि तुम जहाँ भी जाते हो मेरी एक एक बात अपने डायरी में लिख लेना, और मैंने कही हुई एक भी बात नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। क्योंकि मेरा एक बात बहुत साफ है, जो बोलना है वो करना है और जो करना है वही बोलना है। झूठ बात करना नहीं, एक आधी बात को बोलना है, नहीं होता है तो पब्लिकली बोलना है कि होता नहीं। अच्छा, आपने एक बात जरूर है, जब मैं मंत्री था महाराष्ट्र में तो मैंने कहा था कि मैं 2 घंटे में बॉम्बे पुणे होगा, मेरी मजाक उड़ाई गई। हाँ, अग्रलेख छपे कि गडकरी कुछ भी बोलता है। अब मैं जाता हूं तो अमिताभ बच्चन से लेकर पत्रकार तक सब बोलते हैं अभी मैं 2 घंटे में आया। हाँ, तो अब लोगों का विश्वास हो गया। अभी मैं आज कह रहा हूं कि पहले मेरठ से आपके उधर का सब पत्रकार रहते हैं, तो मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे 4.5 घंटे लगते थे। अभी मैं मेरठ गया था, हमारे अग्रवाल जी थे, हम साथ में आए थे, वो कुछ फैमिली वाले लोग आ गए, बोले साहब ऐसा रोड बनाया आपने कि हम लोग अभी आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस मेरठ से जाते और वापस आते। दूसरा एक लड़का है, उसने कहा मेरे पिताजी मेरठ में रहते थे, मैं जर्मनी में था, मैंने दिल्ली में फ्लैट खरीदी किया था, अब मैंने मेरठ में बंगला बनाया, दिल्ली का फ्लैट बेच दिया और रोज मैं मेरठ से दिल्ली जाता हूँ और आता हूँ। तो मेरा दिल्ली, मेरठ से दिल्ली 40-45 मिनट में हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि नया हाईवे बना रहा हूँ, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली चेन्नई से बेंगलोर 2-2.25 घंटे में। अब धीरे धीरे वो हो रहा, लोग देख रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं अभी उत्तराखंड गया था हमारे मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार करने के लिए, तो मेरे पहले वो भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नितिन जी हमारा देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से 10 फ्लाइट रोज आती है देहरादून। अच्छा, इतना लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। तो मैंने भाषण में कहा चिंता मत करो, इस साल दिसंबर एंड होने के पहले दिल्ली से देहरादून एक भी फ्लाइट नहीं आई, सब बंद हो गई। अब मुझे बताओ कि दिल्ली से तुम्हारे घर से 2 घंटे में देहरादून जाओगे, तो वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा, वहाँ वेट करो, फिर 1 घंटा पहले जाना, फिर हवाई जहाज में बैठ के जाने के लिए 1.25 घंटा, फिर वहां से घर जाने के लिए 1 घंटा, तो 4-4.5 घंटे, या 2 घंटे में देहरादून, 2 घंटे में हरिद्वार। तो तुम काहे के लिए जाओगे हवाई जहाज से? तो हवाई दिल्ली से मुंबई
हाँ, पुणे से मुंबई 8 हवाई जहाज चलते थे जेट एयरवेज के, अब एक भी नहीं चलता, 8 साल हो गए, बंद हो गए। तो मैंने कहा तो चिंता मत कर, ये बंद हो जाएगा। नहीं तो आप तो रेलवे को भी लग रहा है, क्योंकि आपने जो सारे डिस्टेंस गिनाए इस ट्रैक पर, जैसे पंजाब की अमृतसर की बात करें तो शताब्दी की तो जरूरत ही नहीं रहेगी। देखिए, अभी देश में 70% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है और 90% पैसेंजर ट्रैफिक रोड पर है। वैसे देखा जाए तो पहली प्रायोरिटी वाटरवेज, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे, थर्ड प्रायोरिटी रोड और फोर्थ प्रायोरिटी एविएशन, ऐसा रहना चाहिए। और ये मेरा भी मत है। और इसलिए अब रेलवे भी बुलेट ट्रेन ला रही है, टेक्नोलॉजी में बदल हो रहा है। हाँ। एक कंटेनर के बजाय 2 कंटेनर लेके जाएंगे। तो धीरे धीरे समय के साथ जो बदलेंगे तो टिकेंगे, और नहीं बदलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा आपको कहना है कि अब रेलवे भी बदल रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है। अभी मैं ब्रॉडगेज मेट्रो शुरू कर रहा हूँ नागपुर में। हाँ। तो नागपुर से अमरावती 2 घंटे में, नहीं 1 घंटा 20 मिनट में 140 किलोमीटर की स्पीड से ब्रॉडगेज मेट्रो दौड़ेगी, हर स्टेशन पे रुकेगी। तो नेचुरली जब फिर लोग बस छोड़ के रेलवे में बैठेंगे, फिर सी प्लेन आएगा तो लोग एमपीबीएस सी प्लेन में जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बदलेगी, लोग भी बदलते रहते ना। देखो फैशन नहीं बदलती क्या, पहले साड़ियाँ पहनती थी, फिर पंजाबी ड्रेस पहना, अब ऐसे ड्रेसेस आते हैं कोई पता नहीं चलता कौन बनाता है कौन। तो अब क्या है कि काला या तस्मै नमा, जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। तो ये बदलते रहेगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए। 2 चीजें मैं आपको कहूंगा जिस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, जो देश के लिए आवश्यक है: इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस। वी नेम इट एज नॉलेज। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये आप मिशन बनाकर काम कराइए। टेक्नोलॉजी को, लोगों को टेक्नोलॉजी सेवी बनाइए। और दूसरा, नो वन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। मैं अपने शहर में 7 साल से टॉयलेट का पानी, पहले बोला तो लोग हंस रहे थे, बेचता हूं। और आपको उम्मीद पता है कि गंदा टॉयलेट का पानी बेचकर हम कितना पैसा कमाते हैं? महाराष्ट्र सरकार को बेचते हैं और हर साल 325 करोड़ रुपए मिलाते हैं टॉयलेट का पानी बेच के। तो टेक्नोलॉजी ऐसी बात है कि जिसमें हम बदल सकते हैं और हमारा देश इसी से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अच्छा, आप ये बोलते हैं, बोलते क्या, करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये इसका फॉर्मुलेशन बाकी लोग क्यों नहीं अपनी जगह पर कर पा रहे हैं? सब कर रहे हैं। जो देखो, उसमें एक पैशन भी होती है, इंटरेस्ट भी होता है। तो मैं 90% सामाजिक कार्य करता हूँ और 10% मैं राजकारण करता हूँ। अभी तो आपने राजनीति की 10% भी बात नहीं बोली। नहीं, बोलता भी नहीं मैं, और लोगों को भी बोलता हूँ कि तुमको, मैं थोड़ी जिंदगी भर रहने वाला हूँ, आपको जब तक अच्छा लगेगा तब तक वोट दो। इस बार 3.5 लाख वोटों से आया, अगले बार 5 लाख से आऊंगा। जात, पंथ, धर्म, भाषा चलती नहीं मेरे पास, मतलब बात नहीं करना यहाँ जात की, पंथ, काम की बात करो। और मुझे विश्वास है, मैं पार्लियामेंट में मेरे डिपार्टमेंट में चर्चा थी, तो इस बार मैंने जनरल वीके सिंह को कहा कि आप रिप्लाई दे दो। मैं नागपुर था, तो मुझे ओम बिरला जी का फोन आया। उन्होंने कहा, नितिन जी, आपके डिपार्टमेंट के बारे में सब लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, आपको अभिनंदन कर रहे हैं, अब शुभेच्छाएं दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं यहाँ हो? तो मैंने बोला, मैंने वीके सिंह साहब को बताया। तो बोला, आप आइए और आप जवाब दीजिए। बोला ठीक है, मैं आया यहाँ। 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, ओवैसी से लेकर तब तक, हर व्यक्ति ने, जैसे मुझे लगा मेरी श्रद्धांजलि सभा हुई। हर व्यक्ति ने मेरा अभिनंदन किया और शुभेच्छा किया। अब मैं तो आरएसएस वाला हूँ, बीजेपी वाला हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं तो कोई छुपाता नहीं। फिर भी वो जो मैंने ये कहा बात कि यहाँ पार्टी में ही एक आदमी दूसरे आदमी की तारीफ नहीं करता। तुम तो मेरे पार्टी के फिर भी अच्छा कह रहे हो। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम काम करेंगे तो बिल्कुल जात, पंथ, धर्म, भाषा के ऊपर उठकर लोग हमको साथ देते हैं और हमको सपोर्ट करते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है कि कोई व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके कार्य से और उसके गुणों से बड़ा होता है। इसी भाषा को हमको देश में पनपाना है और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और साइंस का उपयोग करना है और देश को आर्थिक दृष्टि से सामर्थ्यवान बनाना है। आप सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले राजनेता भी है हिंदुस्तान के। तो आजकल सारे लोग केवल रोजगार की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन स्वयं रोजगार की दिशा में क्या हो सकता है? देखिए, हमारे देश में 47 के बाद जब आप ये
राष्ट्रवाद के विषय चलाते हो ना, हाँ। ये भी एक विषय चलाओ कि 47 के बाद देश में 3 विचार थे। एक था समाजवाद, दूसरा था साम्यवाद और तीसरा था पूंजीवाद। और चौथे विचार को कोई महत्व ही नहीं था। रशिया और चाइना ने कम्युनिज्म को स्वीकार किया और कम्युनिस्ट विचारधारा का मॉडल तैयार किया, वो फेल हो गया। अमेरिका ने लिबरल इकोनॉमी का एक नया, जो स्वतंत्र पार्टी हमारे आर्गुमेंट करती, वो इकोनॉमी बनाई, वो भी लोगों को आज मान्य नहीं है। तो हमारे देश में हमने ऐसा मॉडल तैयार किया है कि जो राष्ट्रवाद के आधार पर है कि हम लोग ऐसी इकोनॉमी डेवलप करें जो गरीब का विचार करे, आखिरी व्यक्ति का विचार करे, जो रोजगार निर्माण करे और देश की वेल्थ को बढ़ाए। पहली बात, समाजवाद, आज समाजवादी पार्टी कहीं नहीं दिखती, लोग भी फेडअप हो गए। देखो आप कभी इसका अध्ययन करना, एक समय समाजवादी पार्टी कितनी थी, अब कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में भी चली गई, त्रिपुरा में भी चली गई, अब केरल में बाकी है। तो कम्युनिस्ट विचारधारा भी समाप्त हुई। और ये जो 47 से लेकर हम आने तक, वैसे एक बात ये सच है कि मनमोहन सिंह जी और नरसिंह राव जी ने भी आर्थिक इसमें ये इकोनॉमी की शुरुआत की थी, पर हमारे आने के बाद जो आर्थिक सोच हमने दी, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की, और जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में लाई, हमने 122 ये जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को चुना, और जो नीतियां लाई है उससे रोजगार निर्माण हो रहा है। और मैं लोगों को ये कहता हूं कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और एंटरप्रेन्योरशिप ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, पर इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइजेस नहीं है। तो हम ये बढ़ाएंगे। तो हमारे देश में, अभी आपको एक मजाक में बात बता रहा हूँ, ये स्कूटर में पहले हीरो, टीवीएस, बजाज नाम था। आपको मालूम है अब उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक 250 नए लड़के स्टार्टअप में इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे, 250 स्कूटर। अब ऑटो रिक्शा बना रहे हैं। क्या ये देश के लिए उनको रोजगार मिलेगा? और उनके प्रोडक्ट भी एक बेंगलोर में बना, इतनी सुंदर स्कूटर बनाई है। अब धीरे धीरे हमारे स्टार्टअप, रिसर्च टेक्नोलॉजी में काम कर रहे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से रोजगार भी निर्माण होगा, देश की गरीबी दूर होगी और निश्चित रूप से भारत भी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होगा। आपने पिछली बार बांबू वाला कहा था, तब मुझे लगता है कि मोदी सरकार 3 साल के कार्यक्रम में आपने ये कहा था सुदर्शन के मंच से, और अभी 5 वर्ष उसको हुए हैं। तो जो मुख्यमंत्री शुरू में कह रहे थे कि क्या बांबू के रोजगार का प्रचार करने जाएंगे तो जूते पड़ेंगे, आज उन मुख्यमंत्रियों ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहना शुरू किया है कि हमारे यहाँ पर बांबू से हमने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि इस देश में 6000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट अगरबत्ती का होता था, काड़ियों का। आपको पता है कि चाइना में जो शहर में अगरबत्तियां का इंडस्ट्री, वहां मेरा पुतला जला गया। अच्छा। क्योंकि मैंने क्या किया, मैं खूब पीयूष गोयल, निर्मला जी और मोदी जी के पीछे लगा। हमारे जो दिल्ली के एलजी बने ना, सक्सेना, हाँ, ये खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष थे, वो और मेरा एजेंडा ही था कि ये इंपोर्ट खत्म करना। और आज ये जो आसाम में बांबू होता है उसकी स्टिक बनती है, उसकी 26 फैक्ट्री खुल गई। और अब देश में अगरबत्तियां इंपोर्ट नहीं होती, लाखों करोड़ों महिलाओं को रोजगार मिला है। अब देश में अगरबत्तियां भारतीय लोग तैयार कर रहे हैं जो बांबू से बनती है। बांबू से आचार बनता है, बांबू से कपड़ा बनता है, बांबू से अंडरपैंट बनियन तो इतनी अच्छी बनती है, मैं दूंगा आपको एक, पसीने नहीं आता। तो बांबू से ये लड़कियां फैशन शो करती है। बांबू से आसाम में इथेनॉल बन रहा है। और कल मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ के एक बांबू में काम करने वाले कंपनी ने बांबू से क्रैश बैरियर बनाने का प्रेजेंटेशन दिया। वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा। और आज मैं आपने विषय निकाला, इसलिए आपको सबको कहूंगा कि ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक जीने से ऊपर जाइए और राइट हैंड में एक मचान करके रेस्टोरेंट है, वो मचान रेस्टोरेंट पूरा ऊपर का बांबू का इंटीरियर बना हुआ है, इसी होटल में है। और ये इस साल बंगलोर का एयरपोर्ट बांबू का बन रहा है नया पूरा। और करपे करके एक है जिसको टाटा ने भी मदद की, सिंधुदुर्ग जिले में, बहुत अच्छा फर्नीचर। मेरे ऑफिस में दोनों सोफा सेट बांबू के हैं। और अभी इतने अच्छे अच्छे बांबू के फर्नीचर बना है, बांबू का इंडस्ट्री में उपयोग हो रहा है, बांबू का फाइबर अच्छा है। तो एक भीमा बांबू है कर्नाटक में,
1 एकड़ में 200 टन होता है। तो आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में जोगी गोपा करके हमने एक मल्टी मॉडल हब बनाया है, और मेरी कल्पना है कि वहां से पानी से बांबू 2500 टन वाराणसी आएगा, और वाराणसी से फिर इधर उधर जाएगा। और बांबू का कारण नॉर्थ ईस्ट में चमचे, अब देखो मैंने एक बार मजाक में कहा था, तुमको पता है तुम आइसक्रीम खाते हो ये भी चमचा चाइना से आता था। हम लोग जो मीठा दही खाते हैं उसका चमचा भी चाइना से आ रहा था। हाँ। तो मैंने मजाक में क्या किया, हिंदुस्तान में चमचों की भी कमी है। और दिल्ली में तो कमी नहीं है। तो अब वो सब हिंदुस्तान में बन रहा है। खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने प्रोत्साहित किया, हम पीछे पड़े, इंपोर्ट खत्म किया, अब चाइना से नहीं आता। अब ये इकोनॉमी, आपको पता है इसके कारण कितने लोगों को रोजगार मिला है? कम से कम 25 लाख ग्रामीण क्षेत्र में महिला पुरुषों को रोजगार, अगरबत्तियां और सब तैयार करने का। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनको हम प्रोत्साहित करें तो ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया में, एग्रीकल्चर इंडिया में, एग्रो एमएसएमई के द्वारा नया उद्योग अगर तैयार होगा तो कोई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई रोजगार के लिए नहीं आएगा। गांव में रोजगार मिलेगा, गांव में अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, गांव में अच्छी स्कूल बनेगी, गांव में अच्छा रोड बनेगा, गांव में खेती में अच्छा उत्पादन होगा, वैल्यू एडिशन वाले प्रोजेक्ट होंगे, और फिर गांव का विकास होगा। तो नेचुरली हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बिल्कुल। आपके राजनीतिक वो सहमति वाले नहीं है, लेकिन मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी आपकी प्रशंसा करते हुए इस स्टोरी को बताया था। तो ऐसे और भी मुख्यमंत्री है। वैसे ये मंत्रालय आपका नहीं है, लेकिन ये मिशन आपका है। गाय वाला विषय पहले मजाक का होता था, और आपने जब सुदर्शन के मुख्यालय का उद्घाटन किया तो हमने पहले गाय का प्रवेश करवा के पूजा की थी, लोगों ने इसकी मजाक उड़ाई थी। लेकिन आज गाय के ऊपर रोजगार देने वाली बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो, पहली बात तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, देखो कुछ बातों में मीडिया का बहुत उपयोग होता है। मेरे घर में गोबर से बनाया हुआ पेंट मेरे इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में लगाया है। उसके बाजू में एक हिंदुस्तान के बड़े कंपनी का पेंट लगाया। मैं लोगों को पूछता हूँ, दोनों देखो तो हमारा पेंट अच्छा है। वो गोबर से बना हुए पेंट की कीमत आधी है, और आज ऐसी 300-400 फैक्ट्री खुल गई है। डिस्टेम्पर भी है, ऑयल पेंट भी है, और 8 ऐसे फंक्शन उसमें क्वालिटी है जो हमारे पेंट में नहीं है। तो आज सरकार इसका उपयोग करना शुरू हो गया। आप हमारे गोबर के पेंट का प्रचार करिए, ठीक। तो गोबर से देखो, अगर गोबर का पेंट बनेगा तो गाय के गोबर को 5 रुपए किलो भाव मिलेगा। एक अगर वीक गाय होगी तो 15 किलो गोबर देती है, और अच्छी होगी तो 20 किलो देती है, तो 100 रुपए गोबर के मिले। फिर गोमूत्र से टैबलेट बन रही, उसके 10 यूज आपको मालूम है। फिर दूध है। और अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं उस पर मैं आग्रह से कहूं कि आपका अलग कार्यक्रम सुदर्शन टीवी पर हो, और ये गो भक्तों के पास वो पहुंचाए। 1952 में गुजरात से गिर जात की गाय ब्राजील में गई, और उन्होंने उस पर संशोधन करके ऐसी गाय गिर की तैयार की कि जो 60 लीटर दूध देती है। उस गाय ने एक बुल तैयार किया, आया उसका सांड, उसका नाम था टोरैंडो। वो टोरैंडो का सीमेंस हमने हिंदुस्तान में लाया, और वो सीमेंस जो है वो हमारे 2 लीटर वाले गाय को दिया, तो हमारे यहाँ 20 लीटर की देशी गोरी हुई। ये जो आपके पॉपुलर कार्यक्रम में धर्म वापसी वाला जो है ना, हाँ। ये बता रहा हूं मैं आपको, पूरे जर्सी और हुस्टन को ये दे दो, 3 वेत में वो भारतीय नस्ल बन जाएंगी और 40 लीटर दूध देने वाली बनेगी। अब इसमें चितले करके है सांगली में, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, मुझे भी उद्घाटन के लिए बुलाया था। वो प्रोजेक्ट क्या है, मैंने नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी डाली है। आपको मालूम है ये टेस्ट ट्यूब बेबी, या जिनको लड़का लड़की नहीं होती हो जाते ना, वो मैंने वहां शुरू किया। अच्छा। तो 2 लीटर की गाय जो है वो लाता हूं, उसके गर्भ को बदलता हूं, और टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा टेक्नोलॉजी आई कि 100% गोरी छोगी गोरा नहीं होगा, बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं। और मैंने हमारे क्षेत्र में अब यह तय किया कि कम से कम 10,000 गोरियां ऐसी तैयार करूंगा देशी नस्ल की, कि जो 30 लीटर 35 लीटर देने वाली होगी। अब मुझे बताओ कि 35 लीटर देने वाली अगर देशी गाय होगी, 5 रुपए किलो गोबर को भाव मिलेगा और गोमूत्र को मिलेगा, तो गोरक्षण रखने की जरूरत ही नहीं है सर कोई। आपको गोबर में वैल्यू क्रिएट हुई, दूध में वैल्यू क्रिएट होगी, गोमूत्र में क्रिएट होगी, पेंट होगा। तो मुझे लगता है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, मैं आपको गंभीरता से बता रहा हूं कि ये गिरिराज जी को भी बुलाइए, उन्होंने भी काम किया, और अभी रूपाला है, उनको इस पर कार्यक्रम करें, दोनों को बुलाइए।
और मुझे भी, क्योंकि हम तीनों इसके पीछे लगे हुए थे और गिरिराज जी ने बहुत काम किया, ये पेंट पर भी, गोबर के पेंट पर भी और ये पर। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हर देशी गाय गिर बनेगी, साहिवाल बनेगी, राठी बनेगी, और हर गाय अगर बनाना है तो उसका जो बुल होगा उसकी माँ का दूध कितना होगा, अगर वो 50 लीटर वाली गाय होगी तो उस बुल के सीमेंस को इंजेक्ट करने से उसके 50% में उतना लीटर की गोरी तैयार होगी, और वो टेक्नोलॉजी ये भी कि 100% गोरी होगी। तो ये पूरे सेंटर देश में खुल जाएंगे, देश में दूध का महापुर आएगा और इधर गोबर से पेंट बनेगा, तो गोरक्षण की जरूरत ही क्या रहेगी। हर आदमी गाय बेचेगा नहीं, बोलेगा रखो, एक गाय उसको 10,000 15,000 रुपए का इनकम देगी, तो एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार, ये पूरी इकोनॉमी वायबल हो जाएगी। ये करने के लिए आप मदद करिए। बिल्कुल, ये रक्षा का अच्छा अभी आपके पास समुंदर वाला विषय भी था, पोर्ट, और पोर्ट में भी आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, तो हम पोर्ट लेके फिर सड़क की तरफ जाएंगे, क्योंकि सड़क पर तो अब बोलने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि लोग सड़क पर चल ही रहे, लेकिन पोर्ट पे हम थोड़ा सुनना चाहेंगे कि आपने इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की, और मुंबई में जो कार्यक्रम था उसमें मैं भी आया था, दुनिया भर की कंपनियां उसमें आई थी, तो आगे उसमें क्या हुआ? देखिए, हमारे देश में टोटल 250 पोर्ट हैं, पर 250 पोर्ट में से केवल 12 मेजर पोर्ट है जो भारत सरकार के पास है, और 12 मेजर पोर्ट में अब हमारे यहाँ, मैं जब था तब 6,500 करोड़ उसका फायदा हुआ, पहले लॉस में थे हमारे पोर्ट में। ये अग्रवाल साहब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। हमारे पोर्ट का जो ड्राफ्ट था, यानी खोली जो थी, वो कहीं 10 मीटर, कहीं 12 मीटर थी। जो पनामा साइज शिप होता है जिसमें 2 लाख टन का बोझ जाता है, उसके लिए 18 मीटर का ड्राफ्ट लगता है। तो हमने कांडला का, टुटुकोरिन का, JNPT का 14 मीटर किया और बाकी जगह 18 मीटर किया। तो 2 लाख टन का शिप आता, पहले 1,40,000 टन तक ही आते थे। तो 18 मीटर का ड्राफ्ट करने से इकोनॉमिक्स बदल गया। अगर 10 मीटर का ड्राफ्ट है तो पर टन कॉस्ट अगर 50,000 रुपये आती है, तो 18 मीटर का बनने से वो 30,000 आती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है। तो पहली बात तो ये हमने की। बाद में हमारे यहाँ प्राइवेट पोर्ट आए, इसमें अभी अडानी जी का मुंद्रा पोर्ट है, सबसे इतना अडानी ग्रुप ही बड़ा उसके ऊपर। अब धीरे धीरे हम लोग बहुत नए पोर्ट भी बना रहे हैं। हमारे देश में कंटेनर बनाने की जरूरत है, कंटेनर का शॉर्टेज है। और दूसरी बात, हमारा इंडियन फ्लैगशिप का जो जहाज है उसका भी कमी है। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जहाज बनाएंगे तो GST लगता है, और बाहर से लाएंगे तो GST नहीं। तो इंडिया का जहाज अगर 100 रुपये में बनता है तो बाहर का जहाज 80 रुपये में आता है। तो उसके कारण देश में शिप इंडस्ट्री खत्म हो गई। और हमने बहुत कोशिश की। अब कोचिन शिपयार्ड हमारी एक फ्लैगशिप कंपनी है, हमने काफ़ी जहाज बनाए, बार्ज बनाए, पर अब हमारे देश में शिपिंग यार्ड जितने थे बड़े बड़े, नाम नहीं लेता मैं, सब कोलैप्स हो गए, NCLT में गए। तो हमारे देश में हमको शिपिंग के बारे में इंकरेजमेंट हमने किया, और वो कम पड़ा है। और ज़्यादा करने पर इंडियन फ्लैगशिप के शिप हमारे देश में तैयार हो। और हम देश में एक समय गुजरात में अपनी जो जगह थी ना, जहाँ शिप ब्रेकिंग का काम होता है, कांडला, भावनगर के पास और एक गांव, अलग अलग। अब एक समय वर्ल्ड के शिप वहां आते थे, और अब आप देखो कुछ 10 साल 5 साल पहले एयर कंडीशनर, ये फर्नीचर, वो शिप से ब्रेकिंग की हवा हम लेते थे। अब हमारे देश में इतना फायदा है इसमें, तो हमने वहाँ इन्वायरमेंट के करंट कानून के कारण हमने, भारत सरकार ने मदद की है, और हम शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। तो हमें लोहा मिल जाएगा। जैसे हमने कार स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, एक नया ट्रक जितना, 4 ट्रक जितना पोल्यूशन करते उतना एक पुराना ट्रक करता है, एवरेज भी ज़्यादा देता है। तो हमने कहा इसको जो ऐसा है मिसफिट है उसको ये करो, तो इससे लोहा आएगा देश में वेस्ट। वह हम लोग कॉपर देश में, पर कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में कोयला है, हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी ये स्क्रैपिंग पॉलिसी से कॉपर आ जाएगा, प्लास्टिक आएगा, रबर आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, स्टील आएगा, सस्ता आएगा। तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के कॉस्ट जो है 30% कम हो जाएगी। वैसे ही अगर शिपिंग इंडस्ट्री में ब्रेकिंग अगर आएगा तो उसके कारण स्पेयर पार्ट हमारा, उसका वैल्यू एडिशन होगा और कॉस्ट कम होगी। तो शिपिंग में, कंटेनर में हमको प्रोत्साहन देना होगा। दूसरी ओर
एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मिथेनॉल की बात मैंने अभी की, मिथेनॉल है 22 रुपए लीटर कोयले से, अभी ये ट्रक चलाते हैं, डीजल 110 रुपए। चाइना में, कनाडा में मिथेनॉल पे ट्रक चलती है। अब आसाम में हमने 25-15% मिथेनॉल डीजल में डाल दी की अनुमति दे दी है। अब 100% मिथेनॉल पर ट्रक चलेगा तो मिथेनॉल ये डीजल की तुलना में हजार्डस फ्यूल भी नहीं है, कोयले से बनता है। हमारे देश में कोल, लो ग्रेड क्वालिटी का कोल पड़ा है, हम उससे मिथेनॉल बनाएंगे, उससे हम लोग अमोनियम नाइट्रेट वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो बनेगा, उससे हमारा यूरिया बनेगा। तो हम लोग हमारे देश में अगर मिथेनॉल का यूज करते हैं शिपिंग इंडस्ट्री में, तो मिथेनॉल का रेट है 23 रुपए लीटर और डीजल का भाव 110 रुपए 80 रुपए लीटर। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। एक स्वीडिश कंपनी है स्वेतना करके, उन्होंने किट खोली है कि डीजल का कन्वर्शन मिथेनॉल पे होता है। तो मैंने उस समय इनलैंड वाटरवेज में पहले 1 रुपया 10 रुपए की तुलना में उसमें मिथेनॉल लाया तो 50 पैसे हो जाएंगे, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। ऐसे बहुत से वाटरवेज, पोर्ट्स डेवलपमेंट में काम हुए। अभी भी जो मंत्री है वो कर रहे, सोनवाल जी है, तो मैंने उस समय जो कुछ काम किया वो आगे कर रहे हैं। अब इसकी इतने में मुझे उसकी डिटेल जानकारी नहीं मालूम, पर आप उनको बुलाइए तो वो बताएंगे। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा इंटरव्यू देखने के बाद लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप पेट्रोल बता रहे, डीजल बता रहे, बायोफ्यूल बता रहे, बैटरी बता रहे, हाइड्रोजन बता रहे, मिथेल बता रहे, तो गाड़ी ले तो कौन सी ले? देखिए, जितने लोग यहाँ बैठे उनके पास पेट्रोल की स्कूटर, बाइक या कार होंगी, और आपके कार का खर्चा मिनिमम पेट्रोल का 12 से 20,000 25,000 रुपये महीना होगा, और पत्रकार जो होगी उतना तो 25,000 होगा, वो घूमते रहती है दिन भर। अब मुझे बताओ कि 1-1.5 साल में जितने प्राइस में पेट्रोल कार मिल रही उतने कार में इलेक्ट्रिक कार अगर मिलेगी, पोल्यूशन नहीं होगा और 25,000 का खर्चा 1,500-2,000 पे आएगा, तो 23,000 की बचत होगी। तो मुझे आपके घर आकर इलेक्ट्रिक की कार खरीदी करो ये कहने की जरूरत नहीं, आप ही लेने वाले। तो पहला इलेक्ट्रिक कार अब एक्सट्रीम प्रूवन हो गई। आप देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रही। अब मुंबई कारपोरेशन 1500 बसेस ले रही। अब आपको बताता हूं कि बेस्ट है मुंबई में जो बस चलाती है। डीजल पर बस चलाने का किराया आता है, पर किलोमीटर खर्चा आता है 115 रुपए। इथेनॉल पर हमने नागपुर में बसेस लाई थी स्कैनिया की, उसका खर्चा आता है 78 रुपए। और अब इलेक्ट्रिक की एयर कंडीशन बस आ रही, उसका खर्चा आता है 45 रुपए। अब दिल्ली में और मुंबई में 45 रुपए अगर किलोमीटर खर्चा आएगा, तो मेरा सुझाव यह है कि टिकट रेट 25% कम करो, एयर कंडीशन बस मैंडेटरी करो और देश की पूरी जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ और 25% रेट कम करो, प्रदूषण को हटाओ और लोगों का फायदा करो। फिर इसमें बाद इलेक्ट्रिक के बाद सीएनजी, पेट्रोल का नहीं होगा तो सीएनजी पे कन्वर्ट करो, क्योंकि गैस इकोनॉमी के पास जाना है। और उसमें भी सीएनजी के बजाय अगर ट्रक एलएनजी पे होता है, तो मैंने नागपुर में पंप खोला है। ये अग्रवाल साहब का जो बिजनेस है ना अभी ट्रक का, ये अगर एलएनजी ट्रक ले लेंगे तो ये जितना डीजल खर्चा कर रहे साल का, उतना अगर एलएनजी पर चलाएंगे, अगर मेरे अंदाज से ये कम से कम 500 करोड़ रुपए का डीजल हर साल लेते होंगे, बराबर है साहब? तो अगर ये एलएनजी पे जाएंगे तो 500 करोड़ का खर्चा इनका 200 करोड़ पे आकर ये 300 करोड़ साल का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाएंगे। ये मैं लिख देता हूं बॉन्ड पर। देखिए आज के और एलएनजी का ट्रक में आपने 300 करोड़ रुपए बचा लिए। मैंने एलएनजी के ट्रक को लॉन्च किया है। ये अपना ये जो गुजरात में ट्रक मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। अच्छा, मेरे घर पर लाए गए थे, फिर उसको मैंने बस भी लाई थे। बस भी लाई। अब एलएनजी की बस दिल्ली से मुंबई जाएगी तो टिकट 50% हो जाएगा। एलएनजी इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर, वो सस्ता है। तब आप मुझे कहोगे कि आप कंफ्यूज करते हो, एलएनजी बोलते हो, सीएनजी बोलते हो, इलेक्ट्रिक बोलते हो, मिथेनॉल बोलते हो। तो सच्चाई ये है कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमारा 10 लाख करोड़ का इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो पहली बात, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तो जिसमें जितना दम होगा उतना अल्टरनेटिव लगाओ। और इसकी डिमांड 2025 में 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होने वाला है। तो जितना बदलना है उतना बदलो, जितना दम है उतना तैयार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद भी सरप्लस आएगा तो हिंदुस्तान ऊर्जा इंपोर्ट करने वाला नहीं, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने वाला नहीं, एक्सपोर्ट करने वाला देश होगा। आप उनको भेजेंगे। आपको पता है त्रिपुरा में हमारा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है गैस पर,
वो बिजली बांग्लादेश को देते हैं। हम्म, अगर ज्यादा बिजली तैयार होगी, ज्यादा ये तैयार होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तब मिलेगा। हमारी शक्कर जैसे बाहर जा रही, ये भी जाएगा। ये जैसा तो मुझे लगता है ये अल्टरनेटिव सब इस पे काम करना चाहिए। एक खबर मैंने पढ़ी थी, सच्ची है कि नहीं पता नहीं, इसलिए आपको ही पूछ लेता हूं कि जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल ली है वो केवल इलेक्ट्रिक स्टेशन, जहां 4 स्टेशन है वही चार्ज करेगा, घर में नहीं करेगा, ऐसा कुछ राज्य कह रहे हैं, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार, उसके साथ चार्जर आता है और तुम्हारे घर में वही लगा देता है। दिन भर घूमना और रात को आने के बाद चार्ज करना, तो अपने घर में ही चार्जर है। और मैं NHAI के तरफ से 650 रोड साइड एमिनिटीज बना रहा हूँ। 70 का काम शुरू हो गया है, 60-60 एकड़ की एक है, और वहाँ चार्जिंग स्टेशन भी है। अगर आप दिल्ली से मुंबई जाओगे तो उसका 200-250-300 किलोमीटर के बाद होगा। अभी मेरे पास एक कार मैंने खरीदी थी इलेक्ट्रिक, वो BMW की है, देश की पहली कार मैंने खरीदी थी। और वो कार, क्योंकि मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था तो मैं सेफ्टी के बारे में बहुत कॉशियस हूँ, मैं सरकारी गाड़ी में नहीं घूमता क्योंकि मेरा पैर टूटा है 4 बार, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तब से। वो कार अच्छी है, तो वो उसका 400 किलोमीटर रेंज है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके घर में स्कूटर को रात को। अच्छा, दूसरा, एक आदमी इतने बैठे हुए हैं, एवरेज कितना घूमते हैं? 60 से 70 किलोमीटर। हमारे स्टार्टअप वाले बड़े होशियार थे, मैं स्कूटर लॉन्च करता हूँ, 5-6 लोग कर चुका हूँ। उन्होंने क्या किया, 80 किलोमीटर ही चलेगी ऐसी स्कूटर तैयार की, तो कॉस्ट कम हो गई, बैटरी की कॉस्ट कम हो गई। अब वो जैसे सफाई कामगार, कंपाउंडर, टीचर दिन भर में घूम घूम के 40 किलोमीटर घूमता है, वो 80 किलोमीटर में 2 दिन रात को जाके फिर चार्ज करता है। तो कौन 200 लीटर घूम रहा है? हाँ, तो रात को रोज अपने घर में जाके चार्ज करना, तो कोई मतलब ही नहीं, आपको चिंता करने का कारण नहीं। और सब आज जाओ अभी बाजार में, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर और कोई भी गाड़ी और कोई भी खरीदी करो, उसके साथ चार्जर मिलता है। वो 10 मिनट में तुम्हारे घर में फिटिंग कर देता है। जैसे आप पंखा लगाने के लिए प्लग लगाया, बटन दबाया, वैसे चार्जिंग चालू हो गया। और बैटरी स्वीपिंग का भी कुछ कंपनियां ला रही, वो भी आ रही, सब आ रहा है। ये मार्केट पे छोड़ दो सर, जरूरत ही नहीं है, मुझे भी कहने की जरूरत। ये जाने वाले, देखो जितने लोग बैठे हैं ना, लिख लो आप, 2 साल के अंदर इसमें से 90% लोगों के पास इलेक्ट्रिक कार होगी। और अभी मैं इलेक्ट्रिक ट्रक भी लॉन्च कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी पूछने वाला था कि आपने कहा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी बना है, ओवरहेड केबल पे चलेगी शायद, तो नहीं, वो ट्रॉली बस है। हाँ, वो भी मेरा एक सपना है, मैं एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ। वो ऐसा है कि केबल पर उसमें बैटरी नहीं लगती, वो पूरे वर्ल्ड में काफी जगह है। वो इलेक्ट्रिक बस है, वो जैसे ट्रेन टच करती है। हाँ, वो ट्रॉली बस है, उससे भी उसकी कैपिटल कॉस्ट कम है। टाटा बना रहे, टाटा के पास टेक्नोलॉजी है और काफी लोग बना रहे हैं। तो मेरा सपना है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता शहरों में ये डीजल और CNG के बसेस के बजाय ये ट्रॉली बस, डबल बस शुरू हो जाए, एयर कंडीशन, टिकट रेट 30% कम हो जाएगा। अच्छा, उसमें इलेक्ट्रिक बैटरी नहीं है, लिथियम आयन की, तो कॉस्ट भी कम है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी पर जाना चाहिए। अभी थोड़े रोड का आप कुछ बताइए, फिर अपन कुछ प्रश्न लेते हैं। अभी रोड का पूछो मत, सबको पता है। हाँ, वही मैं कहता हूँ, तो कुछ प्रश्न लेते हैं। हाँ, आपके पास माइक आएगा, जिनके पास माइक आए वो बोले। हाँ, पीछे आप बैठ जाइए नीचे। हाँ, आप बोलिए बोलिए। प्रणाम सर, मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है और मैं प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से आया हूँ। और पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर अटल जी के बाद मैं किसी भी नेता को सुनता हूँ तो वो आप हैं। और बाकी मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी से, तो किसी और को सुनता भी नहीं हूँ। मेरा प्रश्न, चूंकि मैं अयोध्या से हूं, तो अयोध्या की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है आपके मंत्रालय की, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग। मैं वहां का निवासी हूं, तो मैंने देखा है कि काम तो बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से जो लक्ष्य रखा गया कि जब 2023 में राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे, उसी समय वो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग भी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन वहां का स्थानीय निवासी होने के नाते मुझे कोई कार्य अभी प्रगति पर नहीं दिखा जिस तरह से होना चाहिए था। तो कुछ बताइए और वहां पे थोड़ी सी तेजी करवाइए, क्योंकि ये अयोध्या के लोगों की प्रतिष्ठा का विषय है। मैं आपको, ये अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा है। राम वन गमन मार्ग
258 किलोमीटर 5,000 करोड़ का, ये 2023 में पूरा होगा। फिर 84 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, ये 235 किलोमीटर है, ये 4,000 करोड़ का है, ये 2023 तक होगा। फिर राम जानकी मार्ग है 436 किलोमीटर 2000 करोड़ का, ये 2022 में शुरू हो जाएगा। अयोध्या रिंग रोड 67 किलोमीटर 5,600 करोड़ का, ये दिसंबर 2023 तक होगा पूरा। फिर ये जो 1, 2, 3, 4, ये जो 1, 2, 3, 4, ये केवल 4 प्रोजेक्ट की कीमत है। 5 और 4 9,000, 9 और 5 14 और 2 ये 22,000 करोड़ तक जाएगा। ये पूरे काम मंजूर हुए हैं, कुछ शुरू हुए हैं। लैंड एक्विजिशन में दिक्कतें हैं। ये जो राम जानकी, ये जो 84 कोसी मार्ग है, ये नया है, ग्रीन अलाइनमेंट है और लोगों ने उसके लिए लैंड देनी चाहिए। वो काम जोरों में शुरू है। अभी केशव मौर्य जी ने और मैंने इसकी रिव्यू मीटिंग भी कराई है और ये जल्दी हो जाएगा। इसमें एक बुद्ध सर्किट भी हम बना रहे हैं और बुद्ध सर्किट 22,000 करोड़ का है और इसमें वैशाली, पटना, बोधगया, राजगीर, नालंदा, कहलगांव, विक्रमशिला, बौद्ध तीर्थस्थलों को जोड़ने को 1600 किलोमीटर की सड़क, काफ़ी काम पूरा हुआ है। फिर ब्रज का जो 84 कोसी का मार्ग है, ये भी हम लोग अभी मथुरा का जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी का गुजरता है, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। अभी गुजरात में ओखा और द्वारका के बीच भी 4 लेन सिग्नेचर ब्रिज बना रहे हैं। जुआरी ब्रिज गोवा में बना रहे हैं, ढोल सादिया ब्रिज है। तो मेरा आपको कहना यही है कि ये एक बार रिलीजियस टूरिज्म के लिए हम जितने रोड बना रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति में आपको एक बात कहते हुए मुझे कभी कभी इस बात को मैंने कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। मैं वर्ल्ड में घुमा, जब चर्च में गया, मस्जिद में गया, बहुत सुंदर थी, क्लीन थी, नीट थी, अच्छी थी। जब मैं मंदिरों में गया तो मुझे उतना क्लीननेस नहीं दिखा। तो मैंने अपने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को कहा कि तुम कुछ मत करो, मंदिर अच्छी बनाओ और मंदिर में जाते समय रोड अच्छे बनने चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, टॉयलेट। अभी मोदी जी ने वाराणसी में, मैं रोपवे बना रहा हूँ, तो जब मेरे पास बोला मंदिर से दर्शन करके डायरेक्ट ऊपर आए और रोपवे से स्टेशन पे चला जाए, तो वैसा रोपवे बना रहा हूँ वाराणसी में। अच्छा। तो मेरा आपसे सुझाव है कि हमारे मंदिर अच्छे बनने चाहिए, तो इसके रोड बनने चाहिए, रोड साइड एमिनिटीज में वॉशरूम बनने चाहिए। अभी हम 650 जगह ये बना रहे, टॉयलेट बना रहे। देखो इतनी दुखद बात है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। ये मेरे डिपार्टमेंट में है कि महिलाओं को 1,000 किलोमीटर तक वॉशरूम जाने के लिए टॉयलेट नहीं है हमारे। छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए प्राइवेट रूम नहीं है, वो बना रहे हम लोग, ताकि हमारे महिलाओं की, बहनों की अड़चन ना हो। तो निश्चित रूप से ये आपका जो 84 कोसी का भी मार्ग है, इसका सब काम मंजूर हुआ, बजट मंजूर हुआ, टेंडर भी निकले, लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हुआ है, जल्दी ये शुरू हो जाएगा। अब लैंड एक्विजिशन में हमने एक नियम बनाया है कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते, नहीं तो बाद में झंझटें होती है, उसी की अड़चन है, वो निकल जाएगा। आप कलेक्टर को पूछो, काम वहाँ फास्ट करा दो, जल्दी शुरू हो जाएगा। और आप वैसे भी विपक्ष से हो, इसके लिए थोड़ा सा आवाज भी उठाओ तो कोई हल नहीं है। अच्छा, दूसरा, आपने, 1 मिनट में आपके बीच का एक सवाल ले लेता। आपने अयोध्या का जवाब दिया, आपने कहा था कि मानस सरोवर जाने के लिए भी आपका रास्ता तैयार हो जाएगा। जब अभी ऐसा है कि पिथौरागढ़ से नेपाल की सीमा से लेकर मानस सरोवर तक हम रोड बना रहे हैं, और वो हिमालय के अंदर से है। -8 डिग्री, -6 डिग्री तक टेम्परेचर है। हमने बीच में MiG-26 हेलीकॉप्टर से ऑस्ट्रेलिया से लाई हुई मशीनरी एयरफोर्स के मदद से वहाँ तक उतारी, और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो 85 to 90% काम पूरा हुआ है। और वहाँ से केवल चाइना का 10-12 किलोमीटर लिपू लेक वगैरह जो है ना, वहाँ से रोड जा रहा है, इनको ज़्यादा मालूम है। अभी तक मेरी भी हिम्मत रोड का काम देखने के लिए वो -6 डिग्री में हुई नहीं है। इतने कठिनाई में हमारे जवान, उनके मदद से BRO और हमारे लोग काम कर रहे हैं, और जल्दी ही मुझे लगता है, कोशिश कर रहे थे कि ये आने वाले अप्रैल तक ये काम पूरा हो। अब मुझे अड़चनें बहुत है, पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि अप्रैल तक निश्चित रूप से ये काम पूरा होगा। और अब मानस सरोवर जाने के लिए आपको नेपाल या और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हिंदुस्तान से ही पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाएंगे। और उसके पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम का जो रोड है, वो काफ़ी काम हमने किया है।
सुप्रीम कोर्ट में केस थी, अब वो क्लियर हो गई है और निश्चित रूप से 1 साल के अंदर हम ऑल सीजन यानी साल भर कभी भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जा सकेंगे। और अब मैं रोप वे और केबल कार भी बद्रीनाथ, केदारनाथ को जोड़ने के लिए बना रहा हूं ताकि आप हवा में जा सके, ताकि रोड की दिक्कत भी आपको ना है। रोड भी अच्छा होगा और हवा में भी आप जा सकेंगे। दोनों कोशिश हमारी शुरू है। हाँ, हेलो माननीय मंत्री जी, हिंदुस्तान आपको एक साहसिक और लीक से हटकर काम करने वाले मंत्री के रूप में देखता है। यह सच है, सारे लोग मानेंगे इस बात को। तो मैं एक लीक से हटके एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। 26 जून 1945 को हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर रामा स्वामी मुरलियार ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर पर सिग्नेचर करने से पहले एक शर्त रख दी, और वो शर्त थी कि ये जो वीटो पावर का प्रोविजन है, ये 10 साल के अंदर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और अगर 10 साल तक समीक्षा नहीं हुई तो 10वें साल में इसको सिंपल मेजॉरिटी से विद और विदाउट P5 हटाया जा सकता है। और ये बात यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के क्लॉज नंबर 109 में लिखवा दी। अब 10 साल बाद समीक्षा नहीं हुई, इसका मतलब टेक्निकली वीटो पावर का प्रोविजन डेड हो गया। पुरानी सरकारें इस पर क्यों चुप रही हम नहीं जानते। क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप जैसे मंत्री के होते हुए, आप जैसी सरकार के होते हुए जनरल असेंबली में ये बात उठाई जाए जिसको सब ओके करेंगे, और अगर ये वीटो पावर खत्म होती है तो दुनिया की आधी से ज्यादा समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपका क्वेश्चन भी बहुत सही है, पर गलत व्यक्ति को है क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर इसका जवाब दे पाएंगे। मेरी मर्यादा और जिम्मेदारी के दृष्टि से मैंने इसके ऊपर कोई कमेंट्स करना उचित नहीं होगा, पर आपकी बात अगर जहां कोई संभव होगी तो मैं फॉरेन मिनिस्टर के पास पहुंचाऊंगा। नितिन भाई, मेरा नाम आकाश जिंदल है। 8 साल मोदी सरकार, उपलब्धियों की पूरी लिस्ट है। आज दुनिया की फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ आपकी सरकार में हमने हासिल की है। चाइना को हम पीछे छोड़ आए हैं। अभी आपने पेट्रोल की बात की, डीजल का मैं समझना चाहूंगा। एथेनॉल, मेथेनॉल, हाइड्रोजन सब हो गया, क्या डीजल में भी 5 साल में हम डीजल फ्री हो जाएंगे? क्योंकि किसानों के लिए डीजल बहुत जरूरी है। दूसरी, रोड्स बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बट छोटी छोटी 2 दिक्कतें हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे दुनिया रहने लग गई, आज तक नहीं बन पाया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो शुभ दिन कब आएगा जब उस पर हम ट्रक दौड़ते देखेंगे? और ऐसे ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। देखिए, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तो मैं रोज हवाई जहाज से ऊपर से जब जाता है तो देखता हूँ, और मैं एक बार देख के भी आया हूँ, काफ़ी बन गया है और उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। ये इसकी कहानी ऐसी कि एक बार मनोहर लाल जी खक्कर और मैं एक कार्यक्रम में थे गुड़गांव में, तो उन्होंने जल्दी में ऐसा मुझे कहा कि नितिन जी एक छोटी रिक्वेस्ट है, एक 10 किलोमीटर का रोड है, थोड़ा बना दो NH क्लियर कर। तो मैंने कहा ठीक है, आप बोल दो मैं कर दूंगा। मुझे लगा 200-400 करोड़ का काम होगा, कर देंगे। बाद में वो निकला तो शायद 30 किलोमीटर का रोड और उसकी कीमत है 10,000 करोड़। और ये 10,000 करोड़ का काम आप जाओगे तो देखोगे बहुत बड़ा काम चल रहा है और काफ़ी हुआ भी है। बड़ा काम है, इसको समय लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए और हरियाणा के लिए। अब उसमें से शिव मंदिर करके जगह है, वहां से एक टनल बना रहे, वो वसंत विहार को क्रॉस करेगी, वसंत विहार में आएगी, और एक टनल T3 को जा रही। तो आपको पहले मालूम है कि इस रोड पर कितना ट्रैफिक जाम होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये सब काम शुरू है, इसको थोड़ा 1-1.5 साल समय लगेगा। ये द्वारका एक्सप्रेस वे शायद 6 महीने में पूरा हो जाएगा। जो दिल्ली मुंबई हाईवे है, जो सोना से शुरू होता है, वो ऑलरेडी सेक्शंस पूरे हो गए। मैंने खुद उसका परीक्षण किया है। उसके लिए हमने सोना तक जाने के लिए एक एलिवेटेड रोड भी बनाया, वो ब्रिज बनाया जो आपका हरियाणा से जाता है सोना तक। और साधारणतः आगे के पैकेज होने के हैं, तो उसमें कुछ दिक्कतें थी लैंड एक्विजिशन की, कभी आंदोलन होता है, ये होता है, पर लगभग मुझे लगता है दिसंबर तक दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। और दिल्ली से मुंबई का भी कार्ट हम कुछ खोलने की कोशिश करेंगे।
तो कभी ना कभी ऐसे देखो, इस देश में आपने पूछा करके आपको बताता हूँ, मेरे पास कोई आदमी, आने वाली संख्या बहुत कम है कि ये काम करो, ये होना चाहिए। मेरे पास ज्यादातर लोग आते इसलिए कि ये काम बंद करो, इसको स्टे करो। ये कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टे देता है, फिर कोर्ट स्टे देता है, फिर कोई कोर्ट में जाता है, तो धीरे धीरे 50 पर्यावरण का स्टे आता है, फिर पेड़ मत काटो, फिर यूटी शिफ्टिंग मत करो। तो मैं आप बताऊं कि आखिर हम भी इंसान हैं, अगर काम ही नहीं करने देंगे तो कहां से करेंगे। फिर भी मैं इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने हमको ट्री कटिंग करने का भी अनुमति दी, पर मैंने कहा नहीं, ट्री कटेगी नहीं, ट्री ट्रांसप्लांट होगी। और मैं 1000 कॉन्ट्रैक्टर तैयार कर रहा हूं कि जो ट्रांसप्लांट करेंगे, जो काटेंगे नहीं। तो मैं भी इसी मत को पर डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसके बीच में एक संतुलन बनाना चाहिए। तो वो अड़चने आती रहती, उसके कारण कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं। फिर भी गति अब काफ़ी बड़ी है। कभी बैंकों के प्रॉब्लम आते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं। तो देखो, मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूँ, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। लेट अस एक्सेप्ट इट और गो अहेड, चलते रहो, तो वो निश्चित रूप से होगा। हाँ। नमस्कार नितिन जी, मेरा नाम बरखा त्रेहन है और मैं पुरुष अधिकार की एक्टिविस्ट हूँ। नितिन जी, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम आपको हर रोज सुनते हैं, जहाँ भी सुनते हैं आपकी बातें ऐसा लगता है नेवर एंडिंग है। आपके पास इतना कुछ है बताने का जिसका हमें शायद ज्ञान भी नहीं होता है, और अच्छी भी लगती है। मैं आपको भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि आपका काम बोलता है। मैं अक्सर बहुत एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पे। प्रशंसक है तो मेरी दिक्कतें मत बढ़ाते जाओ। नहीं नहीं सर, हम आपकी दिक्कतें नहीं बढ़ा रहे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, जहाँ पे हम ट्विटर स्पेसेस वगैरह अक्सर करते हैं। तो जब भी आपका नाम आता है तो वहाँ सभी लोग जुड़े होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बीजेपी के सपोर्टर हो, सभी जुड़ते हैं, लेकिन वो बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। आपका काम बोलता है। अच्छा, अब सर एक और बात आपको बतानी थी कि इसी संडे को पितृ दिवस है। जैसे हम मातृ दिवस मनाते हैं, मातृ शक्ति को सलाम करते हैं, क्या हम पितृ दिवस भी मनाएंगे? देखिए, आप एक बात याद रखिए कि मैं कुछ एक विभाग का मंत्री हूं, और सरकार का मंत्री होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य भी है और डिसिप्लिन भी होती है कि मेरे डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी इशू पर उस डिपार्टमेंट के मंत्री का अधिकार होता है उसके ऊपर कमेंट्स करने का, और मैंने कमेंट्स नहीं करनी चाहिए। आपकी भाव बहुत अच्छे हैं, आपकी बात को मैं उचित मंत्रालय में जब कभी अवसर मिलता है तो मैं जरूर उनको बताऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि पुरुषों की आत्महत्याएं बहुत बड़ी है और इस विषय पर सच में बड़ी है, आंकड़े हैं। हाँ, जितना रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं उतने एक तरीके से इस एक्सीडेंट में मर रहे, तो ठीक है, संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। एक अंतिम सवाल लेते हैं, उसके बाद। हाँ सर, किधर है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। संदीप मिश्रा मेरा नाम है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और रोड सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। रोड एक्सीडेंट की बात हो रही है और एक्सप्रेसवेज बहुत तेजी से बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक्सप्रेसवेज की संख्या आप देख ही रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रही है। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। हम क्या ऐसा सोच सकते हैं कि जैसा पश्चिम के देशों में होता है कि मेडिकल रिस्पांस का जो टाइम होता है उसको हम कम से कम कर पाएं, कि एक्सीडेंट के केस में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में जिसका एक्सीडेंट हो उसको जल्दी से जल्दी पहुंचा पाएं। भले उस खर्चे को हम टोल में जोड़ दें, 100-200 रुपए अगर टोल बढ़ जाएगा और सेफ्टी लोगों को रिस्पांस जल्दी मिलेगा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में, तो शायद जान बचाई जा सकेगी। देखिए, हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती है। हम लोग वर्ल्ड में हाईएस्ट है, और मैं नम्रतापूर्वक बताऊंगा कि बहुत कोशिश करने के बाद में भी 8 साल में जितनी मृत्यु और एक्सीडेंट कम करने की बात है, उसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी मेरे विभाग को अभी तक नहीं मिली है। इसका कारण इसके 4 इंपॉर्टेंट पहलू है। एक रोड इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है और इमरजेंसी है। 4 ईज इसके इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि तमिलनाडु की सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 50% एक्सीडेंट कम किए और 50% डेथ कम किए। ये लोगों के सहयोग के बिना नहीं होगा। अगर रेड सिग्नल लगाए तो रुकना पड़ेगा। अगर लोग बोलेंगे हम सिग्नल का पालन नहीं करेंगे, हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे,
हम लोग रॉन्ग साइड जाएंगे, हम ऐसी स्कूटर चलाएंगे कि कहीं भी घुस जाएंगे, तो अड़चन होगी। तो लोगों का भी सहयोग चाहिए। तो एक प्रयास ये है कि बड़े प्रमाण पर रोड बड़े बनने के बाद हम ट्रैफिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम भी लगा रहे हैं। अभी आजकल कैमरे लगे हुए हैं, तो आपने अगर वायलेशन किया तो फोटो में आपकी इमेज आ जाती है, आपको चालान आता है। तो धीरे धीरे सभी प्रमाण में सुधार हो रहा है और मेरी कोशिश है कि 2024 एंड तक 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम हो। हमने इसके लिए रोड सेफ्टी में विशेष रूप से हम काम भी कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से आने वाले समय में हम निश्चित रूप से रोड एक्सीडेंट में जो मरने वालों की संख्या है और एक्सीडेंट से उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता भी इसमें सहयोग करे, मीडिया भी सहयोग करे और आपके सबके सहयोग से निश्चित रूप से करेंगे। पर एक बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि रोड अच्छे बनाए हैं उसके कारण एक्सीडेंट होते, ये सच नहीं है। वो तो हम एक करते कि रोड को डिवाइड कर देते हैं 6 लेन 8 लेन में, ये 3 लेन इधर जाने को 3 लेन आने को होती है। जैसे अभी आपका ये जो रोड दिल्ली मेरठ का पार्ट है, ये पहली बार हमने 16 लेन रोड बनाया है यहाँ से। ट्रैफिक है 1.5 लाख 2 लाख पीसीयू का ट्रैफिक है। तो प्रॉब्लम यह वो जैसे रोड डिवाइड कर दिया, ब्रिज बन गए तो, लेकिन वो जहां आके ज्वाइंट होता है ना दिल्ली में, वो प्रगति मैदान की तरफ जाने के लिए और उधर रेलवे की तरफ जाने के लिए, वहां डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब ऐसा है कि प्रगति मैदान के अंदर टनल बन रही है, पर वो कैसा है कि मैं केवल राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूँ। डीडीए के रोड, महानगर पालिका के रोड, दिल्ली स्टेट के रोड पर मैं काम नहीं कर सकता। वो काम करना उनका अधिकार होता है, मैं पैसा भी उसके ऊपर खर्चा नहीं कर सकता। अब जो कह रहे वो रोड मेरे नहीं है। जहां से मेरा रोड शुरू हुआ वहां से मैंने अपनी कलाकारी बताई। अब जो मेरा नहीं है वहां मैं कैसे काम कर पाऊँ? नहीं, लेकिन उससे बड़ा समय बचा है। और मुझे याद है कि मोदी सरकार के 100 दिन का कार्यक्रम हमने यहाँ किया था, तब आप उसका उद्घाटन करके आए थे। और मैं स्वयं 17 वर्षों से नोएडा में रहता हूँ। वो रोड बनने के पहले उस रोड से मैं केवल एक बार गया था, क्योंकि उस रोड पे जाने का मतलब था कि आप कब पहुंचेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन आज आप वहां नोएडा से 10 मिनट में वहां इंद्रप्रस्थ गार्डन तक 10 मिनट भी नहीं बल्कि 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो वो तो अच्छा हुआ है। लेकिन अब बाकी कई डिपार्टमेंट भी आपके अंदर लेते ही है या आपके कोऑर्डिनेशन से होता है। तो दिल्ली के रोड भी अगर हो जाए तो हमको संसद तक आने में 10 मिनट ही लग जाएंगे। देखिए, हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल कैरेक्टर है। जो राज्य के अधिकार है वो सब्जेक्ट राज्य के पास है, उसको स्टेट लिस्ट कहते हैं। जो केंद्र का अधिकार है, जो केंद्र के सब्जेक्ट है, उसको सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। और दोनों काम कर सकते हैं, उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं वो सब्जेक्ट्स को। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार है, कुछ महानगर पालिका के अधिकार है, कुछ डीडीए के अधिकार है, कुछ अधिकार भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के हैं। पर हम सबके दिल्ली के लिए, जो मैंने पहले कहा, एक बार आप इस पर कार्यक्रम करिए। मैं 60,000 करोड़ के रोड केवल दिल्ली एनसीआर में बना रहा हूं। और ये रोड का पूरा आप एक बार शूटिंग करके इसके ऊपर एक कार्यक्रम बनाइए, क्योंकि लोगों तक उसकी जानकारी जाएगी। तो जिससे दिल्ली का पेरिफेरल रोड बना। पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से आपको दिल्ली के बीच में से जाना पड़ता था। अब दिल्ली का रिंग रोड बना। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया दिल्ली के एलजी साहब को प्रेजेंटेशन दिया, केजरीवाल से बात की है कि दिल्ली में कंटेनर डेपो, दिल्ली के होलसेल मार्केट, दिल्ली के गोडाउन्स, दिल्ली की बहुत सी बातें रिंग रोड पर ले, जो पेरिफेरल रोड पर ले जाए। तो दिल्ली के सब्जी मार्केट जाएगा, होलसेल मार्केट जाएंगे, दिल्ली के गोडाउन्स जाएंगे, कंटेनर। दिल्ली के रिंग रोड को, पेरिफेरल रोड को 8 जगह रेलवे उसको कनेक्ट करती है। तो मैंने उसके बाजू में कंटेनर डेपो बनाने का प्लान बनाया और पूरा प्लान अब मैंने एलजी को भी दिया है। अभी दिल्ली के सरकार मुख्यमंत्री और उनको भी देंगे, सबकी सहमति बन जाएगी तो मैं एनएचए के तरफ से उसको मदद करूंगा, जिससे दिल्ली को प्रदूषण से और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। तो दिल्ली ये देश का इंपॉर्टेंट शहर है और इसलिए ट्रैफिक जाम और एयर पोल्यूशन दोनों से मुक्ति दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और एक बात आपको मैं दूंगा, एक सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया था तो मैंने दिल्ली के प्रदूषण पर एक प्रेजेंटेशन दिया, वो भी कागज आपको दूंगा। पर ये अकेला मेरा डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, सब लोगों के सहयोग से और आपके भी सहयोग से और जनता के सहयोग से हम लोग इसमें निश्चित रूप से, कठिन है पर असंभव नहीं है, ये कर सकते हैं।
चलिए, हमें आशा इसलिए भी है क्योंकि आपका पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है और इसलिए आपका कम्युनिस्ट एमएलए हो, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री हो या केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री भी आपकी बात सुनता है, तो आशा करते हैं कि हिंदुस्तान की सड़क और अधिक गति से दौड़ेगी और हिंदुस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका उपयोग राष्ट्र निर्माण में होगा। आप आए, आपने समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके द्वारा कुछ प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपने जीवन में राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। उसका प्रारंभ करते हैं। तो परंपरा का निर्वहन करते हुए और अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्हें सम्मानित करने का सिलसिला अब शुरू करते हैं। और माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को, जो चांसलर हैं महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में समाज को महत्वपूर्ण योगदान देने का आधार तैयार किया है। अगला सम्मान रियल एस्टेट में कंट्रीब्यूशन देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री प्रवीण अग्रवाल जी को, जो चेयरमैन सिग्नेचर सत्व ग्रुप से हैं और रियल एस्टेट में निरंतर महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रहे हैं और रोजगार के भी बहुत सारे सृजन कर रहे हैं।